हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने केमिस्ट्री का जो 7 चैप्टर है मेटलर्जी, उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, हमने जो शुरुआत करनी है वो है सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है गिव द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिटिक मेथड या फ्लोटेशन प्रोसेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए, जहां तक बात करें हम हाइड्रोलिटिक प्रोसेस की, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को बढ़ाने के लिए। और हाइड्रोलिटिक मेथड के अंदर हम उस ओर को चूज करते हैं जिसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है उसकी इम्प्योरिटी के डेंसिटी से। तो हाइड्रोलिटिक मेथड जो है वहां पर इस्तेमाल होगा। फ्लोटेशन जो प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा और ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सकता है इन कंपैरिजन टू द इम्प्योरिटी, क्योंकि उसका पानी में मिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम फ्लोटेशन जो है प्रोसेस उसका इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पे एक बात और भी होती है, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए भी हम फ्लोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू द इम्प्योरिटी, हम उनका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसका जो प्रॉपर आंसर है एक बार आपको वो अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये आ गया हाइड्रोलिटिक मेथड। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो डिफरेंस है इन द डेंसिटी ऑफ द ओर्स एंड द गैंग, वो मतलब उसके ध्यान में रखते हुए हम ये करते हैं। सेकंड बात करें फ्लोटेशन की, तो ये कहता है डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर विद द ऑयल, खासतौर पे पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और गैंग का बाय वाटर। तो इसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब हम सी पार्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर्स की, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान दिया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है नेम द मेथड्स बाय विच द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। आपको मैंने रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बारे में बताया था। ये उन्हीं मेथड्स की यहाँ पे बात हो रही है। और उनके कहते हैं 3 ऑब्जेक्टिव जो अचीव होते हो ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ ओर्स। तो याद होगा कि हम कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो उसको एलिमिनेट करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी है उसकी ऑक्सीडेशन करके वो बन जाता है एक वोलेटाइल इम्प्योरिटी, और वो वहां से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल को भी हम चाहें तो ऑक्सीडाइज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। एट द एंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें ज़्यादा पोरस क्रिएट हो जाए, यूनिफॉर्मली हीटेड अप हो जाए, ताकि इसकी रिएक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकें। अब प्रॉपर आंसर एक बार देख लेते हैं। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वो मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आपके कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे? पहला वही कि जो मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके रिमूव किया जाता है, इनके अंदर हम पोर्स जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि ये हीट हो सके यूनिफॉर्मली, और साथ ही साथ इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि नेम द नंबर 1 द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ड्रेसिंग ऑफ ओर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड है। एंड रिफाइनिंग ऑफ ओर्स, जो लास्ट में हमारे पास आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो मेटल मिलता है उसको क्रूड मेटल हम कहते हैं। और उस क्रूड मेटल के अंदर भी काफ़ी इंप्योरिटीज होती हैं। उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम उनकी रिफाइनिंग करते हैं। उनमें कौन कौन से प्रोसेस यूज किए जाते हैं हमने डिटेल में स्टडी किया था। बाकी यहाँ पर भी एक बार आपको मैं बता दूंगा। चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ड्रेसिंग ऑफ ओर। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिटिक वॉशिंग जिसको कहते हैं, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और केमिकल मेथड या लीचिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में स्टडी की हुई है। रिफाइनिंग ऑफ ओर की बात करें तो डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इनके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। फिर आता है 2 मेटालिक ऑक्साइड्स
विच कैनॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पहली बात, ये वैसे तो इन जनरल रिड्यूसिंग एजेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, बट कुछ हमारे पास ऐसे मेटल होते हैं विच हैव अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ इतने ज्यादा अट्रैक्टिव मोड में जुड़े होते हैं कि उनको सेपरेट करना इनके बस की बात नहीं है। उस केस में हम उनको फ्यूज करके उनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, तब जाके उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे, सबसे ऊपर आपके पास पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है एंड सो ऑन। तो यही है सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड, बहुत बेहतरीन इसके आंसर्स हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वाई डज आयरन और जिंक डज नॉट ओकर फ्री इन नेचर। देखिए, जहां तक आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो आयरन और जिंक लगभग बीच में कहीं पाए जाते हैं आपके सीरीज के अंदर। तो मतलब इनकी एक मॉडरेट रिएक्टिविटी है। मॉडरेट रिएक्टिविटी का मतलब हुआ कि दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। जिंक तो खास तौर पे हमें जो इसका मिनरल मिलता है वो जिंक सल्फाइड मिलता है, मतलब सल्फर के साथ रिएक्ट करके भी हमें एक कंपाउंड मिलता है। ये जो कंपाउंड है काफ़ी स्टेबल होते हैं और एज ए मिनरल के तौर पे हमें मिलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कहते हैं कि आयरन एंड जिंक आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो मैंने आपको बताया। सो देयरफॉर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं या सल्फर से रिएक्ट हो जाते हैं, जिनसे बनता है आयरन ऑक्साइड्स या जिंक सल्फाइड्स बनता है। ये काफ़ी स्टेबल होते हैं और ऐसे ही हमें मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं नेचर के अंदर। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो जब हाइड्रोजन हम हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से निकालते हैं तो हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो हाइड्रोजन मेरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही साथ पिंक ब्राउनिश कलर का जो कॉपर है वो आपका क्रिएट करता है। और वही यहाँ पे मैंने बात स्पेशली लिखी भी है, अगर आपको समझ में भी आएगा कि व्हेन हाइड्रोजन इज हीटेड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, तो हमें ये देखा है कि जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, चेंजेस टू पिंक एंड ब्राउन कलर का कॉपर, एंड जो H2O है वो हमारा यहाँ पे रिलीज होता है। तो कॉपर ऑक्साइड खुद ब्लैक होता है, पिंक और ब्राउन है, पिंक और ब्राउन कलर का हमें वो मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कंपेयर करो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। पहली बात, रोस्टिंग की बात करें तो उसमें हम अपने ओर को हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जब हम कैल्सिनेशन की बात करते हैं तब बात होती है एब्सेंस ऑफ एयर की। जनरली जब रोस्टिंग की जाती है वो सल्फाइड ओर्स की जाती है और उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन जब हम कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो कोई भी कार्बोनेट्स या हाइड्रेटेड ओर्स की यहाँ पे बात की जाती है, उसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है। इससे जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, इसमें मॉइस्चर और ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जो है उनको यहाँ से रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डिटेल जानी तो वो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वो देखो इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हो इसलिए ताकि आपको डिटेल में हर एक चीज समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कहते हैं नेम एन ओर ऑफ जिंक। तो ZnS जो है, जिसको जिंक ब्लेंड भी हम कहते हैं, ये इसका नाम है क्योंकि वो सल्फाइड ओर है। तो कहता है विच प्रोसेस कॉन्सेंट्रेटर ओर बनाने के लिए हम इसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, एंड जो कॉन्सेंट्रेटर ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उसकी रोस्टिंग की जाती है क्योंकि वो एक सल्फाइड ओर है। तो एक्सेस ऑफ एयर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है। बाकी एक बार सारे आंसर देख लेते हैं। जिंक ब्लेंड में आपको ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, इसको हम जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फ्रोथ फ्लोटेशन का इस्तेमाल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को बढ़ाने के लिए। उसके बाद ऑक्साइड में बनाने के लिए हम इसकी रोस्टिंग करते हैं, मतलब हम इसको एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको हीटअप करते हैं। तो आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड और उसका जो ऑक्साइड है वो वहां पे क्रिएट हो जाता है। 8th नंबर, सम मेटालिक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम कैन नॉट एक्सप्लेन। देखिए सिंपल सी बात है, जो आपके मिड रेंज वाले मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी अच्छी होती है ऑक्सीजन के साथ, बट इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी नहीं होती। मतलब दे हैव द एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन बट दे डोंट हैव द ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन।
जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब का इस्तेमाल करके उनके ऑक्सीजन को छीनकर क्रूड मेटल आराम से बना पाते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, सोडियम की बात करूं, दे हैव द ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो जो बॉन्ड क्रिएट होता है उनका ऑक्सीजन के साथ वो इतना स्ट्रांग होता है कि इन हाइड्रोजन, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसके ऑक्सीजन को हटा सके। एंड दैट इज द रीजन वाई कईयों को हम कर सकते हैं, कईयों को नहीं कर सकते। स्पेशली अगर बताऊं तो आपको जिंक सल्फाइड की अगर बात करेंगे तो जिंक सल्फाइड से बना हुआ जिंक ऑक्साइड, उसकी फिर भी रिएक्टिविटी स्ट्रांग होने की वजह से उसके लिए भी सिर्फ हम हॉट कार्बन, मतलब जिसको कोक कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी उसके नीचे वालों के लिए फिर भी हम हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर वाले के लिए फ्यूज मेटल करके उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके उनको रिमूव किया जाता है। और उनके जो नीचे वाले होते हैं जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है, सिर्फ गर्म करके भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे काफी चीजें हमने स्टडी की हुई हैं। डिटेल जानना है फिर से वीडियो देखिए। इनकी बैलेंस इक्वेशन के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये मैं सब बता चुका हूं, बस एक बार रीड मारना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे आंसर लिखा है ताकि आपको पता हो कि प्रॉपर आंसर कैसे हम लिखते हैं, इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे। राइट द बैलेंस इक्वेशन, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, आप देखिए पता लग जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है हाउ आर द फॉलोइंग मेटालिक ऑक्साइड रिड्यूस्ड एंड राइट इक्वेशन। देखिए जहां तक बात करें आयरन टू ऑक्साइड की, तो आयरन टू ऑक्साइड के लिए तो आप इवन क्या नाम है इसका, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, साथ में आयरन जो है वो मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड के लिए हम स्पेशली कोक का ही इस्तेमाल करते हैं, आप इसके अलावा कोई और यूज नहीं करोगे, क्योंकि बाकियों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इसके ऑक्सीजन को निकाल सके, और वो भी 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है इसके लिए। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। As I said, why the aluminium is extracted from its oxide by electrolysis, while the copper, lead, iron by reducing agents, and mercury and silver by the thermal decomposition. So ये जितनी भी बातें हैं ये एक्चुअलिटी में है उनकी रिएक्टिविटी की वजह से। जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव नेचर होता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है, और इसीलिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं उनके ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि जो स्ट्रॉन्ग वाले मेटल जिनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उनको हटाने में। इसी वजह से अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, मैग्नीशियम की बात करूं, अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूं, पोटेशियम की बात करें, सोडियम की बात करें, तो इनके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉपर, लेड, आयरन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्क्यूरी और सिल्वर जैसे कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो है, मर्क्यूरी, सिल्वर की अगर गोल्ड की बात करें, ये तो आपके हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, आपका लाइन में अगर देखोगे तो रिएक्टिविटी बहुत लो है, इसको सिर्फ गर्म करके भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी ये मैंने प्रॉपर आंसर आपको दिया हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करें, ध्यान से इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया आपका। चलिए, कहता है एन ओर ऑन बीइंग हीटेड इन एयर फॉर्म सल्फरस एनहाइड्राइड, राइट द प्रोसेस यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ओर। देखिए पहली बात तो ये देखो, सल्फरस लिख दिया उन्होंने, सल्फरस का मतलब उसमें सल्फर प्रेजेंट है, और उसके लिए सबसे बढ़िया होता है फ्लोथ फ्लोटेशन। फ्लोथ फ्लोटेशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो लाइटर होता है हमारा एज कंपेयर टू, मतलब ये वाला जो हमारा होता है ये लाइटर होता है एज कंपेयर टू गैंग। जब उनको पाइन ऑयल और पानी के अंदर विद प्रेशर ऑफ एयर हम उसको क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो इसकी जो फ्रॉथ होती है, इसका झाग जो होता है वो सरफेस के ऊपर हमें मिल जाता है, उनको आराम से सेपरेट किया जा सकता है, और जितनी मिट्टी, गंद जो भी है वो सारा नीचे की तरफ आपका बैठ जाता है। सो यही लिखा हुआ है कि हम फ्रॉथ फ्लोटेशन का इस्तेमाल करेंगे, या इस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो फॉर्मेशन होती है सल्फरस एनहाइड्राइड की, उसमें सल्फाइड, मतलब बेसिकली वो किसकी है, सल्फाइड और ही है आपका, एंड सल्फाइड और हमेशा लाइटर होते हैं देन द इम्प्योरिटी प्रेजेंट। हेंस जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है आपका इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ओर। ठीक है, तो ये सारा इसका आंसर हो गया।
12th की बात करते हैं, डिफाइन रोस्टिंग एंड नेम एन ओर ऑन विच द रोस्टिंग इज डन एंड गिव बैलेंस इक्वेशन। तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम उनको हीटअप करते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हीटअप तो करते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है। रोस्टिंग में खास तौर पे हम जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, बट कैल्सिनेशन के अंदर हम कार्बोनेट ओर्स या हाइड्रेटेड जो ओर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ बोला गया तो मैं ऑलरेडी वैसे तो बता ही चुका हूँ, बाकी आपके सामने मैंने आंसर रखा हुआ है, जस्ट आप एक बार इसको नोट करें, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था। सिमिलरली कैल्सिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेटेड ओर्स या कार्बोनेट ओर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सो आई होप ये क्लियर है आपको। डन। चलिए, हाउ वाज द मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड। इसको ना फ्यूज्ड फॉर्म में लेकर, मतलब मोल्टन स्टेट में लेके इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है। इनको तो पानी से भी रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मतलब एक्सप्लोसिव नेचर का होता है ये आपका, हाई मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस कर जाती हैं। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, इसको पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डालकर, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको डालकर उनमें से हम जो ऑक्सीजन है वो सेपरेट करते हैं और तब जाके हमें हमारा क्रूड मेटल जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्साइड जो है ऑफ हाईली एक्टिव लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड मेटालिक सॉल्ट्स, जैसे हैलाइड्स या ऑक्साइड्स में से किया जाता है। और उसके लिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते जिन इलेक्ट्रोड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट करने लग जाए मेरे रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। बाकी मैंने ना इनके इक्वेशंस भी बताई हैं, जैसे देखो ये सोडियम की इक्वेशन है, कैसे ही आपके आयंस में टूटेंगे, कौन कैथोड में जा रहा है, कौन एनोड में जा रहा है, सारा आंसर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन भी मैंने करके आपको बताई थी। सिमिलरली आप कैल्शियम का भी देख सकते हो, तो ये आपका कैल्शियम का है, जस्ट एक बार देखेंगे आपको आ जाएगा। अगर फिर भी डिटेलिंग जाननी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट एक बार जरूर देखें उस चीज को, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर ही है ये। 14 नंबर कहता है गिव इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो अभी बताया था हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं कॉपर ऑक्साइड के लिए, हम चाहें तो कॉपर मोनोऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का या कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। आयरन 3 ऑक्साइड के लिए एक स्पेशल, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था हम एल्यूमिनियम को भी यूज कर सकते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखें हम उन हर मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आयरन से ऊपर लाई करेंगे क्योंकि उनके अंदर पावर होती है आयरन को डिस्प्लेस करने की। तो इस चक्कर में एक आयरन मतलब एल्यूमिनियम को भी एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी हम यूज कर सकते हैं। लेड ऑक्साइड वही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ है, ये मैंने आपको करके पूरा बताया हुआ है। और जिंक के साथ देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड तो है, ये इसका फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, इसलिए हम यहाँ पे हॉट कार्बन जिसको कोक कहा जाता है उसको यूज किया जाता है 1400 डिग्री सेल्सियस में और तब जाके वहां से वो सेपरेट होता है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर आता है ऑन विच फैक्टर डज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल डिपेंड। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली हमारे पास 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। पहला कि जिस मेटल को आप प्यूरिफाई करना चाहते हो उसकी नेचर क्या है, फिर मैंने कहा था कि जिस इंप्योरिटी से आप उसको अलग करना चाहते हो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं है, लो मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट हाई लो तो नहीं है। तो मतलब हमें उस इंप्योरिटी के नेचर को जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस पर्पस के लिए आप उस मेटल का इस्तेमाल कर रहे हो, उनके बेसिस पे हम अपने मेटल की प्योरिफिकेशन करते हैं। 3 मेथड्स हमने किए थे, एक तो डिस्टिलेशन किया था, एक हमने लिक्वेशन के बारे में किया था, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग के बारे में कहा था और मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि किसका कहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। काइंडली आप रिफाइनिंग वाला देखोगे डिटेल में तो समझ में आ जाएगा आपको। बाकी वेल लेवल डायग्राम के साथ आपको इलेक्ट्रो डिफाइनिंग जो है वो एक्सप्लेन करनी थी, तो आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिख दिया हुआ है, ये हमें पहले शो करना है। देखो हम जो एनोड यूज करते हैं, एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, उसमें इम्प्योर मेटल जो होता है जिसको प्योर करना है उसको लगाया जाता है। और जिस मेटल को आप पाना चाहते हो उसका प्योर फॉर्म एज अ कैथोड के अंदर आप यूज करते हो। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसमें जो सॉल्ट होता है, मतलब उस मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लिया जाता है, थोड़ा सा H2SO4 भी डाल दिया जाता है ताकि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज कर सके। और जिस मेटल के अंदर डाला जाता है वो जो आपका मेटल है वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है। इसके अलावा एनोड में क्या होता है, अब एनोड के अंदर जो हमारे पास मेटल है जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको पहले आयन में कन्वर्ट होता है। कैसे होगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के, अपने में से जब वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो ये एक मेटल आयन बनेगा। वो मेटल आयन जाएगा कहाँ पे, सीधा आपके कैथोड के पास, और कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वो मेटल की फॉर्म में उसमें स्टिक होना शुरू हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली होता क्या है कि पहली बात तो एक ये भी सच है कि ये जो आपका Mn पॉजिटिव जो आयन है आपका, ये उस इलेक्ट्रोलाइट से जाता है, बट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फुलफिलमेंट जो होती है, दोबारा उसमें जो आयन्स आते हैं वो एनोड से आते हैं। इसलिए एनोड से धीरे धीरे मेटल जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट से जाते हैं मेरे कहाँ पे जाएंगे, कैथोड के पास, और वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जितना भी गंद होता है, मड होता है, वो सारा नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है आपका। चलिए अब बात करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन की। एमसीक्यू आ चुका है, कहते था मेटल अदर देन एल्यूमिनियम विच हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉपर से ऊपर तो मैग्नीशियम ही है, और उसके सबसे नीचे जाएंगे तो गोल्ड और सिल्वर है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अ मेटालिक ऑक्साइड विच कैनॉट बी रिड्यूस बाय नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हम जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन की बात करें, सब में से सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग देखा गया तो मैग्नीशियम है आपका रिएक्टिविटी में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इसका सही आंसर बनेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है 17 में, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत सिंपल होता है। यूजुअली डैश और आर सब्जेक्टेड टू डैश विच इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर बोल दिया ना, तो एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब होता है हम कार्बोनेट्स का के ओर को गर्म करते हैं और उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जिंक ब्लेंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय, जिंक ब्लेंड है ना आपका, हाँ तो रोस्टिंग है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम इसको करते थे। फ्रोथ फ्लोटेशन जो है वो खास तौर पे जो सल्फाइड्स और होते हैं उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जितना भी है वो सब खत्म हो जाता है। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 7B के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।